हेलो गाइस, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है हमारा टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी पे। ये वीडियो उन सबके लिए बेनिफिशियल होगा जो अभी ग्रेजुएशन या सीए सीएमए का इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनके में डायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर है। ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्सेशन से ये एक टॉपिक आता है हाउस प्रॉपर्टी। ये मैं सबसे पहले चाहूँगा आप ये फॉर्मेट को कॉपी डाउन कर लें। एक बार मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ठीक है। सो ये फॉर्मेट को आप किसी पेपर में या कॉपी में अपने कॉपी डाउन कर लीजिए। ठीक है। अब लाइन बाय लाइन में इस फॉर्मेट को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आ जाता है नेम ऑफ द एसएससी, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर चेंज होते रहता है, इसके बारे में इन फ्यूचर वीडियो में मैं बता दूंगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये एक शॉर्ट वीडियो है या तो ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो फर्स्ट टाइम मतलब समझना चाह रहे हैं इसको। ठीक है। सबसे पहले आता है पर्टिकुलर, फिर आता है एसओपी, फिर आता है एलओपी, फिर आता है डीएलओपी। एसओपी मतलब होता है सेल्फ ओन प्रॉपर्टी, एलओपी मतलब होता है लेट आउट प्रॉपर्टी, डीएलओपी मतलब होता है डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है। सबसे पहले आ जाता है जिसमें क्या आता है म्युनिसिपल वैल्यू। म्यूनसिपल वैल्यू का मतलब होता है इट मीन्स वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर द म्यूनसिपैलिटी रिकॉर्ड। इसका मतलब होता है कि म्यूनसिपैलिटी रिकॉर्ड मतलब नगर निगम हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, उनके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। ठीक है। एसओपी, एलओपी और डीएलओपी के बारे में एक और बार मैं थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसओपी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप खुद रहते हैं, है ना कि आप उसको रेंट पे दे रहे हैं। ठीक है। एलओपी मतलब होता है वो प्रॉपर्टी, वो हाउस प्रॉपर्टी जिसको आपने रेंट पे दे के रखा हुआ है। डीएलओपी होता है कि सरकार ऐसा मान रही कि वो हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे के रखा है, वेदर ये आपने दिया हो या ना दिया हो। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग फेयर रेंट पे। फेयर रेंट का मतलब होता है इट मीन्स द रेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीजनेबल रेंट और रीजनेबल लेटिंग वैल्यू। ठीक है। रीजनेबल रेंट भी बोला जाता है इसको, या तो रीजनेबल लेटिंग वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है। मतलब सिमिलर लोकेलिटी में क्या रेंट चल रहा है उसको बोला जाता है फेयर रेंट। अब इसमें से जो भी हायर होगा, ये देखिए हायर का साइन दिख रहा है आपको, इसमें से जो भी हायर होगा उस अमाउंट को आपको उठा के लिख लेना है नीचे साइड पे। ठीक है। विच एवर इज हायर, जैसे मैंने लिखा हुआ है इस साइड पे। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब होता है इट मीन्स रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है। रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा क्या रेंट फिक्स किया गया, मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेंट दैट कैन बी लीगली रिकवर्ड बाय द ओनर फ्रॉम द टेनेंट। ठीक है। ओनर लीगली कितना रेंट ले सकता है वो आता है स्टैंडर्ड रेंट। अब इसमें से आपको लेना है विच एवर इज लोअर। ठीक है। विच एवर इज लोअर लोगे तो आपका बनता है एक्सपेक्टेड रेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे उठ के आ जाएगा। एसओपी के केस में नील आता है क्योंकि एसओपी में तो आप खुद ही ऑक्यूपाई करके रह रहे हो, तो आप उसका क्या ही रेंट दोगे। ठीक है। तो आपका आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट के बाद आता है आपका नेक्स्ट एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मतलब होता है, एक्चुअल रेंट देखा जाए तो एक्चुअल रेंट का एक फॉर्मूला होता है रेंट रिसीव प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरिलाइजेबल रेंट। ठीक है। कितना आपने रेंट रिसीव किया है, कितना रेंट आपका आने वाला है और कितना रेंट अभी नहीं आएगा, अनरिलाइजेबल रेंट। ठीक है। ये उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल रेंट का। उसके बाद इसमें से भी आपको क्या लेना है, विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर का साइन देख लीजिए। इसमें से जो विच एवर इज, उसमें से जो भी विच एवर इज हायर होगा वो आपका बनता है जीएवी। जीएवी मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं विच एवर इज हायर उठा लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से, तो आपका बन जाएगा जीएवी वाला अमाउंट। ये वाला जो अमाउंट है वो जीएवी वाला अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। जीएवी वाले अमाउंट में से आपको क्या करना है, लेस करना है म्यूनसिपल टैक्सेस पेड। अब ये जो म्यूनसिपल टैक्सेस पेड है ना, ये अपने आप में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। अगर आप पे करोगे तो ही आपको मिलेगा, अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। एक और बार बोलता हूँ, अगर आप म्यूनसिपल टैक्स पे करोगे तो ही आपको अलाउ होगा। यहाँ पे जो डिडक्शन कर रहे हो ना, माइनस करके डिडक्शन कर रहे हो, अगर पे करोगे तो ही अलाउ होगा, अगर नहीं पे करोगे तो नहीं होगा। अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपको यहाँ पे जो माइनस करने वो नहीं मिलेगा। ठीक है। एक और कंडीशन आती है, अगर ओनर पे करेगा तभी आपको ये चीज़ मिलेगी। यहाँ पे डिडक्शन आप यहाँ पे उसका माइनस कर सकते हो। अगर टेनेंट पे कर रहा है तब भी आपको इसके लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ एक म्यूनसिपल टैक्सेस पेड के बारे में आपको याद रखना है। कभी कभार ये परसेंटेज के फॉर्म में रहता है, जैसे म्यूनसिपल टैक्सेस पेड दिया रहेगा 10%, तो 10% किसका लोगे, तो 10% आप लोगे किसका, म्यूनसिपल वैल्यू का। जो म्यूनसिपल वैल्यू का जो अमाउंट रहेगा उसका 10। ठीक है। सो जो म्यूनसिपल वैल्यू है उसका आप 10% ले लेंगे। अलग परसेंटेज चेंज हो सकता है एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। तो आप यहाँ पे माइनस कर देंगे म्यूनसिपल टैक्सेस पेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूनसिपल टैक्सेस पेड माइनस हो गया। म्यूनसिपल टैक्सेस कुछ नहीं होता बेटा। म्यूनसिपल टैक्सेस का मतलब होता है वो टैक्स जो कि आप म्यूनसिपैलिटी को दे रहे हो, लोकल अथॉरिटी को दे रहे हो, ग्राम पंचायत को दे रहे हो, नगर पालिका को दे रहे हो। ठीक है। क्या हो सकता है म्यूनसिपल टैक्सेस, सर हाउस टैक्स हो सकता है, लोकल टैक्स हो सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरी चीज़ में, नेक्स्ट चीज़ में, जो कि ये, हाँ देखिए, जीएवी में से आप माइनस कर देंगे म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, तो आपका आ जाएगा एनएवी। एनएवी मतलब होता है बेटा नेट एनुअल वैल्यू। ये देखिए नेट एनुअल वैल्यू, यहाँ पे आपका निकल गया नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद आपको और दो डिडक्शन मिलते हैं जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में भी आता है 24A 24B। ठीक है। तो उसके बाद आपको एक और दो डिडक्शन मिल जा रहा है जो कि है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है। 24A 24B। 24A जो है वो बोलता है 30% ले लो, सीधा सीधा डिडक्ट कर लो किसका, एनएवी का। ये जो एनएवी का जो अमाउंट है इसका 30% आप क्या कर लो, सीधा सीधा डिडक्ट कर लो।
नेक्स्ट जो आता है आपके पास आता है 24B। 24B जो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है बेटा, अलाउ हो जाता है डिडक्शन के लिए। अगर आपने लोन लिया होगा किस पर्पस के लिए, पर्पस होना चाहिए आपका हाउस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, आपने परचेज किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, रिपेयर किया है, रिन्यूएट किया है, रिनोवेट किया है, जो भी किया है, ठीक है। लोन आपने लिया है, किससे लिया है, किसी से भी ले सकते हो, फैमिली से ले सकते हो, फ्रेंड से ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो रहता है ये ड्यू बेसिस में रहता है। ड्यू बेसिस में रहता है मतलब अगर आपने लोन इंटरेस्ट पे किया है तो भी आपको क्या मिलेगा, अलाउ हो जाएगा डिडक्शन यहाँ पे। अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया मतलब आउटस्टैंडिंग है, तब भी आपको अलाउ हो जाएगा एज अ डिडक्शन के फॉर्म पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं पैनल इंटरेस्ट, है ना। अगर आपने एक फ्रेश लोन लिया है अपने लोन को पे करने के लिए, तो उसमें अगर आपने इंटरेस्ट पे किया तो वो भी यहाँ पे आपको डिडक्शन के लिए अलाउ हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने कभी कभार होता है कि कोई इंसान इंडिया के आउटसाइड से लोन लेता है तो वो भी आपको अलाउ हो जाएगा, बट उसमें आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आपने उसमें टीडीएस काटा है कि नहीं, ठीक है। वेदर आपने टीडीएस वहाँ पे काटा है कि नहीं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आती है, एक और चीज़ आती है जो मैं आपको बताने जा रहा था, वो है लिमिट कैसा होता है। देखिए अगर आपका एलओपी या आपका डीएलओपी है, ठीक है। एलओपी डीएलओपी लिमिट्स किसकी होगी सर, इंटरेस्ट की लिमिट होगी, ऑफकोर्स सी बात है एकदम, ठीक है। लिमिट्स क्या होती है, एलओपी डीएलओपी की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। जितना भी इंटरेस्ट है आपका पूरा का पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप इंटरेस्ट माइनस करोगे ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो सर कितना इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है, तो उसके लिए हम लोग लिमिट डिस्कस कर रहे हैं। लिमिट क्या होता है, एलओपी और डीएलओपी के लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। सरकार कहती है एलओपी और डीएलओपी में कोई लिमिट नहीं है, पूरा का पूरा आपका क्या होगा, जितना भी इंटरेस्ट है वो क्या होगा आपका वहां पे अलाउ हो जाएगा, एज अ डिडक्शन के लिए वो अलाउ हो जाएगा। लेकिन एसओपी के केस में आप देख सकते हो अभी तक नील आ रहा था, बट यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन में आप कुछ अमाउंट एज अ फॉर्म ऑफ डिडक्शन माइनस कर रहे हो, जो कि आपका फाइनल वैल्यू बन रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तो एसओपी का जो केस होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब देखिए एसओपी क्या हो सकता है, अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी आपको डिडक्शन मिलता है। मतलब आप अगर इंडिया सिटीजन है और आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है और आप उसको बोल रहे हो कि ये मेरे सेल्फ ओन प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं इसमें खुद रह रहा हूँ, तब तो कोई बात। देखिए जो मैं डिस्कस कर रहा था 2 हाउस प्रॉपर्टी तक रहते हैं तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो उसके पास आपके पास 2 केस आता है, एक आता है स्पेशल केस, एक आता है नॉर्मल केस, ठीक है। स्पेशल केस क्या कहता है, सबसे पहले स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केस ये कहता है अगर आपने लोन लिया है ऑन और आफ्टर 1/4/1999, ठीक है, 1/4/1999 के बाद का लोन लिया है, प्लस इसमें एक और चीज़ होना चाहिए, क्या, लोन आपने जो लिया है वो खाली 2 पर्पस के लिए लिया है। वो 2 पर्पस ये है कि आप परचेज और कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिए हो, ठीक है। लोन जो लिया गया है किसके लिया गया है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है। तब आपका क्या होना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन है कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन द 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने लोन लिया है उसके एंड के बाद के जो 5 साल है तब तक आपका क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है स्पेशल केस के, तब आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम 2 लाख रुपए का डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल केस में आते हैं, नॉर्मल केस में मैक्सिमम 30,000 होता है। नॉर्मल केस में वो लोग आ जाते हैं जो कि रिपेयर के लिए लेते हैं, अदर देन क्या, परचेज और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे 2 केसेस हो जाते हैं, स्पेशल केस, नॉर्मल केस। अगर आपको और इसमें डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको और क्लियर कर दूंगा आने वाले वीडियोस में, ठीक है। क्योंकि ये जो है लिमिट्स में ही थोड़ा सा गेम खेलता है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर आपके साथ यही लिमिट्स में ही थोड़ा सा गेम खेलना चाहता है, उसी को थोड़ा ट्रिकी पार्ट बना देता है, ठीक है। अगर आप एक इंडिविजुअल ओनर हो तो उसमें आपको जो स्पेशल केस है तब आपको उसमें मैक्सिमम 2 मिलेगा। अगर आप 2 ओनर हो तो आपको वो मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख से बढ़ के 4 लाख भी हो जाती है। आने वाले वीडियोज़ में मैं इसके बारे में भी इन डिटेल बता दूंगा। तो ये था हाउस प्रॉपर्टी के बारे में इन शॉर्ट वीडियो में, या तो रिविजनरी वीडियो इसको कह सकते हैं।